वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी। ये जो क्लास है बाइलिंगुअल चलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगी। आपको बता दूं कि ये जो क्लास होगी जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए क्लास पर आते हैं। इनको तो आप लोग जानते होंगे, इनका नाम है शेख हसीना। ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुकी है। इनको 2024 के अगस्त में इनके देश से क्या इनकी सत्ता से निकाल दिया गया था, जिसमें भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको एयरलिफ्ट कराया था। एयरलिफ्ट करा के उनको भारत में लेकर आया था। उस समय ऐसा हो गया, हालात बन गई थी कि इनके इनकी जो क्या कहते हैं, इनके घर तक पूरा जितने बांग्लादेश के इनके ओपोजिशन के समर्थक थे घर पे पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनको जान से मार देंगे। इस डर की वजह से भारत ने इनको एयरलिफ्ट करके भारत में बुला लिया था। तो ये अभी जो इनकी चर्चा है वो न्यूज में चल रही है। तो बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आरोपों को स्वीकार कर लिया है। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप है, जिसके चलते अगस्त 2024 में इनको सत्ता से हटा दिया गया था। शेख हसीना कौन है? शेख हसीना का जो पिताजी का नाम था आप लोग जानते होंगे, मुजबिर रहमान। जो ये बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट कहते हैं जिसको, फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। जब भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था 1971 में, तो इनको सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इन्हीं का जैसा हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, और उनके जो फोटो है हमारे जितने भी करेंसी है उनपे अंकित किया गया है यानी रखा गया है, वैसे ही इनके पिताजी का भी फोटो बांग्लादेश के नोट है उन पे रखा गया है। तो अभी यहाँ पे ये बांग्लादेश का ये न्यूज में बना होना इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि उनकी जो पिताजी का फोटो है मुजब्बिर रहमान, उनका फोटो हटाकर वहां पर जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है उनका फोटो रखने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो इनका मुझे लग रहा है कि इनका फोटो, इनके पिताजी का फोटो बहुत जल्द वो आगे करेंसी से हटा दिया जाएगा। तो बात हो रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी यानी कैपिटल कहाँ होगा? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। जैसे हमारा इंडिया में रुपया चलता है वैसे ही वहां की करेंसी क्या है? टक्का। ठीक है, तो यहाँ पर अंतरिम सरकार चल रही है। अंतरिम सरकार क्या होता है? मतलब कुछ समय के लिए बनाया गया सरकार। तो अभी वहां पे मोहम्मद यूनिस नाम के एक व्यक्ति का पूरा तरह से प्रमुख बनाया गया है। वो एक ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो एक नोबेल प्राइज विनर है। उनका नाम क्या है? अभी करंट में वहां पे कौन देश को चला रहा है? तो करंट में वहां पे मोहम्मद यूनुस, ये एक नोबेल प्राइज विनर है। फिलहाल बांग्लादेश में इतना ही। ये भी न्यूज में काफी चर्चित है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने मई दिल्ली में किए। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में ग्रामीण स्वच्छता का आकलन करना है। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं, बस इतना जान लीजिए कि अभी जो हमारे यहाँ जल शक्ति मंत्री जो है यही है, जिनका नाम है सी आर पाटिल। 25 का ताज पहनाया गया है। तो हैदराबाद से क्या डिनोट करता है? हैदराबाद मतलब कि मिस वर्ल्ड 2025 का जो कंटेस्ट था वो कहा कहा हुआ है? तो इंडिया में कहा? हैदराबाद। ठीक है, और इसके विनर कौन था? ओपल सुचाता। ओपल सुचाता यही है।
ये ओपन सुजाता जो है थाईलैंड के रहने वाली है, थाईलैंड। और ये 2022 में मिस थाईलैंड की कंपटीशन में थर्ड रैंकर थी, यानी तीसरा स्थान आया था, थर्ड रनर अप। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन उठ सकता है कि भारत को कौन रिप्रेजेंट किया था। अब कंटेस्ट, ये मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हो रहा है, वहां पे भारत को भी तो कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर भारत में हो रहा है तो उनका नाम था विनीता गुप्ता। क्या नाम था? इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली कौन थी? भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? विनीता गुप्ता। क्वेश्चन ये भी हो सकता है दिमाग में, इंडिया का मतलब भारत का सबसे पहला मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? आप लोगों को पता है? मतलब कि भारत का सबसे पहले मिस वर्ल्ड का क्राउन किसे पहनाया गया था? तो उनका नाम था, याद रखना, रीता फारिया। फर्स्ट मिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया। भारत का पहला मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया। चलिए अगला आंसर है। क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये वो था जो बताया मैं अभी, न्यूज में फैक्ट चल रहा है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस 2025 किस स्थान पर मनाया गया? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस ये देहरादून में मनाया गया। कहां मनाया गया? देहरादून। बौद्धिक संपदा से क्या समझते हैं आप लोग? बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बौद्धिक संपदा ऐसी संपदा जो हमने अपने बुद्धि और विवेक से, मतलब बुद्धि और विवेक से आविष्कार किया है, खुद बनाया है। ठीक है, जो अपना है, खुद का पेटेंट करा सकते हैं, खुद का हमारे रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, उसको हम बौद्धिक संपदा कहते हैं। तो बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? देहरादून में। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में और क्या क्या हो सकता है, ये बताएगा? आप लोगों को पता होगा अभी फिलहाल 38 38 नेशनल गेम, जिसको हम लोग राष्ट्रीय खेल भी कहते हैं, कहाँ संपन्न हुआ? उत्तराखंड में। ठीक है, और क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। ये आर्टिकल कौन सा में है? आर्टिकल 44। ठीक है, और 1936 में 1936 में सबसे पहले नेशनल पार्क नेशनल पार्क बनाया गया, जिसका नाम था हेली, हेली नेशनल पार्क। जो करेंट में इसका नाम दिया गया है जिम कॉर्बेट। आप लोग नाम सुना होगा इसको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, करेंट में ये इसी का नाम है,
हेली नेशनल पार्क का ही नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और क्या हो सकता है? हाँ, धामी, एक वहां पे क्या कहते हैं, धामी चला, धामी करके, धामी, धामी योजना चलाया गया, यानी चलाया जा रहा है अभी भी। ये योजना किस चीज के लिए? नशा मुक्ति के लिए, नशा मुक्ति के लिए। तो फिलहाल तो इसमें इतना ही होगा, ठीक है। सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, सैन्य अभ्यास क्या होता है? जब दो देशों के बीच में दोनों देश के सैनिक आपस में अभ्यास करते हैं, उसको सैन्य अभ्यास कहते हैं। नोमैडिक एलिफेंट, ये एक अभ्यास का नाम है, सैन्य अभ्यास का नाम है, ठीक है। ये भारत और क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच उड़न बटार में आयोजित किया जा रहा है? तो आपको ये बताना है कि भारत और किसके बीच में। तो देखिए, ये जो नोमैडिक एलिफेंट है, ये भारत और मंगोलिया के बीच में, इसका आंसर होगा मंगोलिया के बीच, मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ हमारा सैन्य अभ्यास, जो हमारा भारत है, ये सैन्य अभ्यास करता है, इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। उसी तरह यूएसए है, यूएसए के साथ भी तो करता होगा। जापान है, जापान के साथ भी तो करता होगा भारत हमारा सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता होगा। तो यूएसए के साथ जो सैन्य अभ्यास करता है, चलिए उसका भी नाम जानते हैं। एक का नाम है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। दूसरा इसी का है, यूएसए के साथ ही करता है, टाइगर ट्रम्प, TRUIMPS, टाइगर ट्रम्प, वैसे ही जापान के साथ भी करता है। कोई बताएगा जापान के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास करता है? तो जापान के साथ धर्म गार्जियन और दूसरा वीर गार्जियन। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है, हिंद ऑस्ट्रिया नाम है, हिंद ऑस्ट्रिया के नाम से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, जो ऑस्ट्रिया हिंद, ऑस्ट्रिया हिंद नाम, ऑस्ट्रिया हिंद के नाम से सैन्य अभ्यास करता है, ऑस्ट्रिया हिंद, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में नाम आया मंगोलिया। मंगोलिया का नाम आता क्यों नहीं है? ठीक है, मंगोलिया भी एक देश का नाम है, इसका नाम बार बार क्यों नहीं आता? मंगोलिया के बहुत सारे आप लोग भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो मंगोलिया, देखिए, मंगोलिया ऐसा है कि ये दो बड़े ही महाशक्ति राष्ट्र के बीच में आता है। एक ऊपर ऊपर है, ये है रशिया, जिसको हम रूस कहते हैं, और एक है ये है चाइना। इसके बीच में ये मंगोलिया आता है। तो कहने का मतलब ये है कि मंगोलिया दो शक्तियों के बीच में दब सा गया है, ठीक है। ये न्यूज में रहना ही नहीं चाहता है, या न्यूज में होता ही नहीं है। मंगोलिया, इसी मंगोलिया को हमारे भारत देश ने क्या दिया है? ब्रह्मोस मिसाइल। क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत हमारा जो है मिसाइल का एक्सपोर्ट कर रहा है मंगोलिया देश से, ब्रह्मोस मिसाइल का।
ब्रह्मोस मिसाइल का आप लोगों को पता होगा कहाँ यूज हुआ था? अभी पाकिस्तान के साथ 7 मई को जो युद्ध युद्ध कह लो या फिर या कह लो कि सीज फायर का उल्लंघन, ठीक है, जो भी हो, वो हुआ था, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया गया था। जैसे मंगोलिया ने उसके यूज के बाद ही मंगोलिया ने एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया, और वहाँ हमारे देश से ब्रह्मोस मिसाइल वो खरीद रहा है मंगोलिया। मंगोलिया एक और चीज के लिए फेमस है, आप लोग जानते होंगे, हमारे हिस्ट्री में पढ़े होंगे हम लोग, चंगेज खान। चंगेज खान यही का हुआ करता है। चंगेज खान कहाँ से आया था? मंगोलिया। ये बहुत ही क्रूर शासक था, क्रूर शासक ही कह लेंगे, इससे सब डरता था। जैसे हमारे इंडिया में जब दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश था, इसके डर से, चंगेज खान का डर से कोई आया हुआ था, कोई आदमी था, कोई होगा, जो भी होगा, राजा महाराजा किसी देश का, तो इल्तुतमिश से शरण मांग रहा था, लेकिन इन्होंने देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चंगेज खान से डर के आया हुआ था, या ये कह लो कि चंगेज खान से बचने के लिए वो आ रहा था यहाँ पे। तो इल्तुतमिश ने डर के मारे उसे क्या किया, अपने यहाँ शरण नहीं दिया। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही। अगला क्वेश्चन। 100 करोड़ के बजट के साथ भारत का पहला एआई सेज किस स्थान पर लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो है एआई सेज, ये छत्तीसगढ़ में, सॉरी, ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़। किसकी राजधानी? इसकी राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की? रायपुर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एआई का फुल फॉर्म, और एक टर्म आया हुआ है यहाँ पे, एआई सेज। एआई सेज, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सेज का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये चर्चा में क्यों है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? 100 करोड़ के बजट के साथ भारत का पहला एआई, भारत का पहला एआई सेज, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो है भारत में लॉन्च हुआ है। कहा हुआ है? वो छत्तीसगढ़ में। इसमें क्या होगा? जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें क्या हो सकता है? तो इसमें देखिए, इसमें बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगेंगे। पहली बात तो बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगेंगे, बड़ा बड़ा सर्वर लगेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आएंगे यहाँ पे, अपना यहाँ पे क्या कहेंगे, डिजिटली काम करेंगे। ठीक है, ये कहाँ लग रहा है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहा डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया गया? तो कहा किया गया डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन जानने से पहले एक जानेंगे, एआई का भी टर्म आया था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में एआई एक टर्म आया था, एआई, इसका जनक कौन है? एआई का जनक थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मकार्थी। ठीक है, इसका जनक कौन था? जॉन मकार्थी। तो इसका गॉड फादर भी था, एआई का गॉड फादर भी था, उसका नाम कोई बताएगा? गॉड फादर ऑफ एआई।
जियोफ्रे जियोफ्रे हिंटन। ये फिजिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, यानी ये ऑलरेडी फिजिक्स का मतलब कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है। तो एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कौन है? जॉन मैकार्थी। ठीक है। गॉड फादर कौन है? जियोफ्रे हिंटन। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन था, हाल ही में कहा डिजिटल न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली होगा इसका आंसर। ठीक है। एक साथ, मतलब कि एक साथ, एक दो नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 34, 34। ठीक है, 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। टोटल 34। ये किस लिए किया गया है? तो देखिए, जैसे हम लोग भुगतान करते हैं ना, चेक से करते हैं, या फिर जैसे भी कह लो बॉन्ड से करते हैं, या फिर किसी भी चीज से, जैसे हम लोग लेन देन करते हैं। ठीक है, बिजनेस में चाहे जहाँ भी एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, डिजिटली। तो नेगोशियल एक है यहाँ पे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आप लोग सुना होगा। तो इसी के तहत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दिल्ली में डिजिटल न्यायालय का उद्घाटन किया गया। ये कुल कितने थे? 34। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, शायद यही है, देख लेना आप लोग। ठीक है, दिल्ली में कितना एक साथ? 34। क्या? डिजिटल न्यायालय, डिजिटल न्यायालय, डिजिटल कोर्ट। अब बात आया कोर्ट का। ठीक है, तो कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। आप लोग सुने होंगे, रिट जारी करता है। एक बात होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट। यही दोनों रिट जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रिट की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल के थ्रू रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट 226, अनुच्छेद संख्या 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, तो बात करेंगे पूरे देश में, हाई कोर्ट की बात आ रही है, तो पूरे देश में कितने हाई कोर्ट है? पूरे देश में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? ये बताएगा? 24, 24। हमारे देश में हाई कोर्ट की संख्या जो है 24 है। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, नई दिल्ली में। ठीक है, हाई कोर्ट, अब देखिए देखिए एक बात थोड़ा जान लेते हैं। हमारे देश में टोटल कितने राज्य हैं? 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर भी 24 ही क्यों? हर एक राज्य में होना चाहिए ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 24 जो है, ये कुछ राज्यों का अधिकार, जुडिशरी अधिकार जिसको कहते हैं, दूसरे राज्य पे डिपेंड है। ठीक है, लाइक बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, जो दमन और दीव का भी जुडिशरी अधिकार जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पे ही है। ऐसे ही गुवाहाटी का है, आसाम का है। आसाम के आसपास जितने भी राज्य है, कुछ कुछ राज्य है जिनके जुडिशरी अधिकार आसाम के हाई कोर्ट पे है, जो गुवाहाटी में है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? केंद्र सरकार ने किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? कौन बताएगा? कमेंट में बता देना। तो देखिए इसका आंसर होगा गोवा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गोवा। इससे पहले, गोवा से पहले मिजोरम, मिजोरम एक राज्य है जिसको केंद्र सरकार ने उसको पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया था। फिलहाल जो करंट में वो गोवा, गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लिटरेसी रेट, राइट, लिटरेसी रेट। तो अब केंद्र सरकार का मतलब पूरा टारगेट है, टारगेट क्या है कि 2030 तक 2030 तक 2030 तक भारत को पूरी तरह से पूर्ण साक्षर बनाना है, पूर्ण साक्षर बनाना है। ठीक है, ये कौन सा पहल है? एक पहल है जो जिन्होंने चलाया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, कि इनको पूरा इंडिया को, पूरा भारत को 2030 तक पूर्ण रूप से साक्षर बना देना है। तो पहला राज्य क्या कौन था? मिजोरम। दूसरा गोवा। तो अभी बात करेंगे हम लोग लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, भारत का लिटरेसी रेट। ठीक है, भारत का लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, भारत का साक्षरता दर। देखिए ऐसा है कि अभी तक आज का करंट का बात करेंगे तो हमारे पास पूर्ण रूप से डेटा तो नहीं है, लेकिन 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का लिटरेसी रेट 74.04% है। ठीक है, कितना है? 74.0%। ये 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 74.04%। अभी तो कुछ ना कुछ है, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अभी का करंट का बात करेंगे तो अभी बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास उसका कंप्लीट डेटा नहीं है, जिसके चलते हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेंगे 2011 के जनगणना जनगणना के आधार पे कितना है? 74.0%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बनकर इतिहास रच दिया है? निम्नलिखित में से किसने जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बनकर इतिहास रच दिया है? तो वो है हवाई। हवाई। देखिए हवाई जो है, आप लोग देखेंगे मैप पे, भारत के मैप पे, सॉरी एटलस पे, वर्ल्ड के एटलस पे देखेंगे आप लोग, तो हवाई एक अलग ही दिखेगा, यूएसए से अलग दिखेगा। लेकिन फिर भी ये क्या कहा जा रहा है? ये अमेरिकी राज्य। क्या कहा जा रहा है? अमेरिकी राज्य। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हवाई जो है प्रशांत महासागर के, मतलब चारों तरफ से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, छोटा सा राज्य है। ठीक है, ये हवाई क्यों फेमस है? हवाई है, हवाई में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फूटता है। ठीक है, चारों तरफ पानी से घिरने के चलते यहाँ पे एक्टिव एक्टिव जो ज्वालामुखी है यहाँ पे मतलब कि है, जो हमेशा वो फूटता रहता है, फटता रहता है। ठीक है,
तो हवाई आप लोग को हम एटलस पे दिखाने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, ठीक है। नेट कनेक्ट, नेट कनेक्ट नहीं है शायद, मैं दिखाता मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो, ये जो शुल्क है, ये जो शुल्क है, ये किस चीज पे लगाएगा शुल्क? ये शुल्क लगाएगा ग्रीनरी पे, ग्रीनरी के लिए होटल्स पे लगाएगा, क्या कहते हैं, टूरिस्ट पे लगाएगा। ये शुल्क जो लगेगा ये होटल्स पे, टूरिस्ट पे, ठीक है। ये लागू कब से होगा? ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। बात कर रहे थे हम लोग ज्वालामुखी का, ठीक है। तो ज्वालामुखी यहाँ पे लगभग लगभग जितने भी फुकते हैं वो सक्रिय होते हैं। जो बहुत चर्चा में रहता है उसका नाम है, उस ज्वालामुखी का नाम है सक्रिय ज्वालामुखी, मुआना लाव ज्वालामुखी सक्रिय, इसको एक्टिव, मुआना लाव, लाव, इसमें इतना ही है। अगला, किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन शुरू किया गया है? किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू किया गया है? मतलब कि एक क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है? मध्यस्थता संगठन मतलब कि दो देशों या दो लोगों के बीच में जो लड़ाई होती है तो कोई मध्यस्थता करने के लिए आता है, ठीक है, मतलब बीच बचाव के लिए। तो ये है किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन शुरू किया गया था? चीन द्वारा, ठीक है। जब ये संगठन बन रहा था, ये ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, ठीक है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था इसमें 30 से ज्यादा, मोर देन 30, मोर देन 30 से ज्यादा, मोर देन 30 कंट्री भाग लिया था, और उसके उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, ठीक है, जिसको मध्यस्थता संगठन कहा गया, ठीक है, जिसको आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें भाग कौन कौन लिया था? मतलब मुख्य रूप से बहुत सारे देश थे, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये तो थे ही थे ईटीसी, ठीक है। देखिए, इसको बनाया किसने? चीन ने, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ रखा गया? हांगकांग, हांगकांग, ठीक है। बात आ गई चीन की, चीन की जब बात आ रही है तो चीन की राजधानी कहाँ है? पहले ये जानते हैं, चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। चीन जो है किस चीज के लिए फेमस है अभी फिलहाल? बात हमेशा रहता है चर्चा में, सीपेक, सीपेक एक कॉरिडोर है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कॉरिडोर, ठीक है। ये भी बना रहा है, बन रहा है। फिर एक है, और किसी लिए चीन चाइना फेमस है? तो चाइना जो है अभी फिलहाल एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो प्रोजेक्ट जो है
बहुत बड़ा है, ये लेके चल रहे हैं लगभग लगभग इन लोगों ने क्या कहते हैं बहुत ज्यादा तैयार भी कर लिया है। ठीक है, इसको बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के नाम दिया है इन्होंने। बोल्ड एंड बेल्ट, सॉरी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके इस पहल के थ्रू वन रोड वन बेल्ट लेकर, मतलब कि इस पे काम कर रहा है कौन? चाइना। देखिए इसमें होता क्या, इसमें क्या कर रहा है ये? पहले जो प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा है कि क्या कहते हैं उसको, एक रूट था जो हमारे एशिया से यूरोप को जोड़ता था। ठीक है, एक रूट था जो एशिया से यूरोप को जोड़ता था। ठीक है, उस रूट को क्या कहते थे हम लोग? सिल्क रूट। सिल्क रूट आप लोगों को पढ़ा होगा, सिल्क रूट, एशिया टू यूरोप। ये सिल्क रूट क्या है? बाय रोड, रोड और रेलवे से कनेक्टिविटी, रोड और बाय रेलवे। क्या कर रहा है चाइना? इसको, इस सिल्क रूट को फिर से रिक्रिएट कर रहा है, फिर से बना रहा है, जो व्यापार के लिए, जो एशिया से यूरोप तक का बाय रोड और बाय रेलवे की तरफ विस्तार कर रहा है। और क्या करेगा उससे? इन लोग क्या होगा, मतलब एशिया से यूरोप तक का जो हमारा ट्रेड होगा वो आसानी से हो जाएगा। उसी को फिर से क्या कर रहा है? सिल्क रूट क्रिएट कर रहा है कौन? चाइना। इस इनिशिएटिव का क्या नाम है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन रोड वन बेल्ट। ठीक है, इसके थ्रू बना रहा है ये क्या करेगा? एशिया से यूरोप को जोड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ शुरू किया गया है? विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, तो कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर। देखिए, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा जो है किससे अलग हुआ है? बिहार से। भुवनेश्वर जो है किसकी राजधानी है? उड़ीसा की। तो उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, ये बिहार का ही अंग है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा और किस चीज के लिए फेमस है? उड़ीसा लिंगराज मंदिर, आपने नाम सुना होगा आपने, लिंगराज। लिंगराज टेम्पल। एक बीच है यहाँ पे उड़ीसा में, कुछ टर्टल यानी कछुए, अलग अलग प्रजाति के कछुए हैं जो उस बीच पे एक निश्चित समय पे आते हैं। ठीक है, और उस समय पे उस बीच को खाली करवा दिया जाता है सारे नाविकों से। ठीक है, वो किस लिए आते हैं? नेस्टिंग के लिए। किस लिए आते हैं? नेस्टिंग के लिए। वो कछुए जो है नेस्टिंग के लिए आते हैं। ठीक है, उस कछुए का नाम है ओलाइव, ओलाइव रिडले टर्टल। ओलाइव रिडले टर्टल। ओलाइव रिडले टर्टल। टर्टल कौन सा बीच? एक बीच का नाम अभी अभी बीच बीच की मैं चर्चा कर रहा था, उसका नाम है उस बीच का गहिर माथा। गहिर माथा बीच।
ठीक है। नेस्टिंग के लिए यहाँ कछुए हर साल एक निश्चित समय अंतराल पर आते हैं। ठीक है। तो उड़ीसा की राजधानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है। उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था कब? 1936 में। यहाँ पे क्या है? लिंगराज मंदिर। लाल चिट्टी की चटनी आप लोग जानते होंगे। ठीक है। लाल चिट्टी की चटनी जिसको जीआई टैग भी दिया है भारत सरकार ने। लाल चिट्टी की चटनी वो कहाँ की है? उड़ीसा की है। लाल चिट्टी की चटनी जिसको जीआई टैग मिला है, ये भी उड़ीसा में ही फेमस हुआ था। ये उड़ीसा का ही है। ठीक है। इसमें फिलहाल इतना ही। अगला क्वेश्चन। एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन क्या है? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, जो हाल ही में पीएम मोदी से मिले? अभी मिले हैं 28 मई से 1 या 2 मई तक इनका था, यहाँ पे विजिट था 3 दिन का। ठीक है। तो इनका नाम क्या है? कोई बताएगा? सॉरी। मसातो कांडा। मसातो कांडा यही नाम है इनका। ये अभी भारत के दौरे पे है, 3 दिन के दौरे पे थे, अब अभी चले गए ये। ठीक है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा। ये $10 बिलियन जो शहरी विकास के लिए $10 बिलियन का प्रस्ताव हमारे मोदी जी के सामने रखे हैं। $10 बिलियन का प्रस्ताव किस लिए? शहरी डेवलपमेंट, शहरी विकास, मेट्रो विकास और डेवलपमेंट, मेट्रो डेवलपमेंट करने का प्रस्ताव मोदी जी से इन्होंने $10 बिलियन हमारे देश में ये निवेश करेंगे। ठीक है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? कोई बताएगा? एडीबी एडीबी का मुख्यालय मनीला। मनीला जो फिलीपींस में आता है। फिलीपींस। फिलीपींस। इंडिया ने इनको भी ब्रह्मोस दिया है। सॉरी। ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है। एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। और किस चीज का है मुख्यालय? IRR 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 IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब एडीबी का बात हो रही है तो WHO की बात करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात करें। WTO के अध्यक्ष कौन है अभी? WTO के अगस्त
अध्यक्ष WTO, जिसके फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO का अध्यक्ष नागोजी अखोंजो, नागोजी अखोंजो है। WTO का अध्यक्ष नागोजी अखोंजो, ये एक लेडीज है, नागोजी अखोंजो WTO का अध्यक्ष। ठीक है, इसका मुख्यालय, WTO का मुख्यालय कोई बताएगा? मुख्यालय इसका जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में, जेनेवा, ये होना चाहिए स्पेलिंग, जेनेवा, जेनेवा। ठीक है, सॉरी, जेनेवा, जी, जी, GENEVA, जेनेवा। वैसे ही WHO का मुख्यालय जिनेवा में ही है। ठीक है, WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में है, और इसका अध्यक्ष कौन है? WHO, हट मिटा दे, टेंड्रोस एडिनोम, टेंड्रोस एडिनोम। टेड्रस एडिनोम जो है WHO, यानी वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका अध्यक्ष कौन है? तो टेंड्रोस एडिनोम। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। जिनेवा, कहाँ है जिनेवा? स्विट्जरलैंड में। फिलहाल इस क्वेश्चन का इतना ही है। अगला क्वेश्चन, यही है कांडा जी, जो हमारे भारत के दौरे पर आए हुए हैं 3 दिन के लिए। ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा होगा? चाइना। ठीक है, कौन? तो चाइना। सेकंड पे कौन होगा? सेकंड पे हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे हम लोग पदक का, कौन कितना पदक जीता है। ठीक है, तो चाइना के पास कुल पदक जो है 32, ठीक है, और इंडिया के पास 24। ठीक है, चाइना के पास जो पदक का है, मतलब पदक कह लो या मेडल, टोटल मेडल, पदक 32, और हमारे इंडिया का टोटल मेडल, ये सब पूछेगा नहीं लेकिन जान लो। ठीक है, 19। ये पूछ सकता है कि सीआई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन रहा? तो हमारे उसमें 3 आंसर होगा। ठीक है, इसमें 32, इसमें से 32 में से 19 क्या है? गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल। 6 क्या है? सिल्वर मेडल।
1925। बाकी है जो 7, वो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक वैसे ही इंडिया का 8 जो है गोल्ड है, 10 जो है सिल्वर है, 10 18, और 1 जो है ब्रॉन्ज है। नहीं, 19 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, 26 होगा। 18, 8 ब्रॉन्ज है, 8 10 24। कुछ मिस्टेक हो रहा है। इंडिया के पास टोटल 24 मेडल है, ठीक है। 8 जो है गोल्ड है, 10 जो है सिल्वर है, और 6 जो है ब्रॉन्ज है। एक बार देख लेना आप लोग, यही होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें हो जाएगा आपका चाइना, ठीक है। चलिए, इसमें फिलहाल इतना ही है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानक रैंक पदोन्नति योजना शुरू की है? तो कह रहा है किस मंत्रालय ने, तो कौन करता है, ये कौन लेता है ये जो भी है पदक से रिलेटेड पदोन्नति योजना का, तो ये करता है गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, ठीक है। अभी गृह मंत्री कौन है? हमारा अमित शाह, भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी, ठीक है। तो इसमें है, क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सीएपीएफएस और असम राइफल में सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंक पदोन्नति योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन को पहले समझना है कि है क्या, ठीक है। मान लो कि कोई है असम राइफल में, वो सिपाही के पद पर है। वो जब रिटायरमेंट ले रहा है तो रिटायरमेंट के समय, जैसे रिटायरमेंट के समय आएगा तो उसको अ, सिपाही से क्या बना दिया जाएगा, एसआई, ठीक है। एसआई बनाकर उससे क्या किया जाएगा, मतलब एक पद की उन्नति कर दिया जाएगा और उसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इसके लिए पहले से जो उसका वेतनमान है, वेतनमान, वेतनमान या कोई सर्टिफिकेशन कह लो, वेतनमान या सर्टिफिकेशन, यानी वेतनमान सैलरी, इन दोनों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये नहीं कि एसआई बन गए तो एसआई वाला उनको पेंशन मिलेगा। पेंशन की बात करते हैं, पेंशन का, पेंशन का रिटायरमेंट का पेंशन ही मिलता है ना, वेतनमान तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो पेंशन जो होगा या कोई सर्टिफिकेट होगा, पेंशन के अलावा सर्टिफिकेट भी मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बस एक पदोन्नति है, मुंह से मानद रैंक, जिसमें मानद होगा, मान लिया जाएगा कि आपका जो आप सिपाही पद पे थे तो आपको एसआई से रिटायरमेंट दिया जाएगा, ठीक है। एक तरह से क्या किया जाएगा, मानद रैंक को पदोन्नति सम्मान दिया जाएगा, एक सम्मान का तरीका है। ये कौन लेगा, इसका कौन ले रहा है निर्णय, गृह मंत्री, ठीक है। पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है, त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये है हमारा पुलवामा, ये की चर्चा में इसीलिए पुलवामा के लिए, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य, त्राल सिटी, त्राल वह जगह है जो एक तरह से शहरी, मतलब त्राल जगह है, त्राल सिटी कहा जाता है उसको। त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पुलवामा जिले में पड़ता है। आप लोगों को पता है ये पुलवामा क्यों चर्चा में है?
अभी कुछ दिन पहले वहां पर हमला हुआ था, जिसमें बहुत सारे सैलानी हमारे भारत के शहीद हो गए थे, शहीदे कह लो, उनको मारा गया था। ठीक है, फिलहाल इतना इसमें। अगला क्वेश्चन, 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ अस्तुरियाज पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? प्रिंसेस ऑफ अस्तुरियाज, खेल से रिलेटेड है ये। ठीक है, 2025 का जो प्रिंसेस ऑफ अस्तुरियाज पुरस्कार है वो सेरेना विलियम्स को दिया गया है। किसको? सेरेना विलियम्स को। सेरेना विलियम्स क्या खेलती थी? टेनिस। ठीक है, सेरेना विलियम्स क्या खेलती थी? टेनिस। ठीक है। तो बताएगा, सेरेना सेरेना विलियम्स है एकल गोल्ड मेडल कब जीती थी? एकल गोल्ड मेडल 2012 में लंदन के एकल गोल्ड मेडल की विजेता आई है। एकल गोल्ड मेडल 2012 की विनर है। ग्रांड स्लैम